हाँ, तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं एथिक्स पर, जो कि आपका आईएएस एग्जामिनेशन में या यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जीएस 4 का पेपर, राइट। और ये 250 मीन्स 250 नंबर का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 250, राइट। अब जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स का पर्चा लिखते समय बेसिकली ध्यान क्या रखना है, हमें शब्दों की इम्पोर्टेंस अर्थात शब्दों की महत्ता को समझना है। अगर हम वर्ड्स इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तब जो है हम राइट फॉर्म में जो है आंसर लिख पाएंगे। तो आमतौर पर जो है बड़ा कंफ्यूजन रहता है एथिक्स और मोरालिटी के में, राइट। वो कंफ्यूजन क्या होता है, एथिक्स को अगर आप समझेंगे तो बेसिकली एथिक्स शब्द का अर्थ होता है नीति शास्त्र, और मोरालिटी को अगर आप देखेंगे तो ये है नैतिकता। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चंस ये भी बनता है, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, मीन्स एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चंस बनता है, राइट। तो और एथिक्स का भी मतलब कई बार जो है क्या होता है, नैतिकता से ही लोग लगाते हैं। एथिक्स का भी अर्थ नैतिकता से ही लगाते हैं। तो कई जगह पर एथिक्स एंड मोरालिटी बोथ द वर्ड यूज्ड इन सेम मीनिंग, कई जगह पर इन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही होता है, राइट। लेकिन ये दोनों ही शब्द कभी भी एक होते नहीं हैं, क्योंकि इस बात को आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि किसी भी वर्ड्स के कंप्लीट सिनोनिम्स नहीं होता है, राइट। इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी तो होती है, इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी होती है, बट कंप्लीट सिनोनिमिटी कभी नहीं होती है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब फिर एथिक्स और मोरालिटी को अगर हम सेम सेंस में लेंगे, सेम मीनिंग्स में लेते हैं, तो कब सेम मीनिंग में लेते हैं, कब सेम सेंस में लेते हैं, इसको आपको एक एग्जांपल से समझना। जैसे आपने कभी सुना होगा फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास, राइट। विश्वास या आस्था, विश्वास या आस्था मीनिंग है फेथ की, राइट। और बिलीव का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब विश्वास है, राइट। अब देखिए, अगर हम कहें वी हैव गुड फेथ और अनलिमिटेड फेथ इन और कॉन्स्टिट्यूशन और इन और इंडियन लॉ, हमारा भारतीय संविधान में या भारत के कानून में असीम आस्था है, राइट। अनलिमिटेड फेथ कह दिया, वी हैव फेथ, गुड फेथ, हमारा विश्वास है, किसमें है, फेथ है किसमें, कानून में या संविधान में। तो ये यहां पर ये वर्ड ठीक है, राइट। लेकिन हम कहें कि, या हम कह सकते हैं कि कानून में हमारा विश्वास है, राइट। वी हैव बिलीव मतलब हमें कानून में विश्वास है, यहां पर ये चीज सही है, राइट। लेकिन अगर हम इसी जगह पर यह कहें कि
आज मौसम का हाल देख करके बताने लगे और कहें कि ये मेरी आस्था है, फेथ है कि आज शाम तक बारिश हो सकती है, तो वहां पर ये फेथ वर्ड जो है क्या है, सही नहीं है। मीन्स फेथ वर्ड नॉट एप्रोप्रिएट फॉर फर्दर, अगर हम कोई भविष्यवाणी टाइप की कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, सेकेंड थिंग, सेम यहां पर एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस है, और ये क्वेश्चंस आता है, कई बार ये पूछा गया है आईएएस के एग्जामिनेशंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स, और एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी होगी, एथिक्स क्या है? एथिक्स का बाहरी समाज से संबंध होता है, जबकि मोरालिटी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। एथिक्स का जो संबंध होता है वो किससे होता है? एक्सटर्नल होता है, राइट। जबकि मोरालिटी क्या है? इसी के अंदर का एक अंग है जिसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है। इज दैट क्लियर? बात नहीं समझ में आई होगी शायद। देखिए, एथिक्स अगर मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है, ये क्या है? ये एथिक्स है, राइट। और इसके अंदर की विषय वस्तु है क्या? मोरालिटी। आप समझ में आया? मतलब ये चीज पूरा ये क्या है? ये एथिक्स है, और इसी के अंदर का एक सब्जेक्ट क्या है? मोरालिटी। इज दैट क्लियर? या इसको फिगर को और अच्छे तरीके से अगर क्लियर करें, पार्ट ऑफ एथिक्स, मोरालिटी इज द पार्ट ऑफ एथिक्स। हाँ, ये अगर एथिक्स है पूरा, ये सर्किल जो है क्या है? एथिक्स है। तो ये मोरालिटी क्या है? ये है मोरालिटी, ये इसकी एक विषय वस्तु है जिसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है। इज दैट क्लियर? अब इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल्स, एक उदाहरण के साथ समझते हैं, तब आपको शायद बिल्कुल क्लियर हो जाए। जस्ट सपोज आप जो है क्या है, एक किसी हॉस्पिटल में आप किसी डॉक्टर की असिस्टेंट है, राइट। मैंने कहा कि जो आकांक्षा है वो किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की असिस्टेंट है। इज दैट क्लियर? और एक गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, उसका बच्चा बीमार है, राइट। और वो आकर के आपसे मिलता है, चूंकि जैसा कि आजकल हमारे हॉस्पिटल्स का एक हायरार्की मेंटेन की हुई है कि पेशेंट कभी डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं मिल पाता है। सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है? रिसेप्शन में जाता है, या डॉक्टर की जो असिस्टेंट होता है उससे मिलता है। सबसे पहले रिसेप्शन पे ही जाता है। इज दैट क्लियर? जहाँ पर फी काउंटर होता है, डॉक्टर्स की फीस वगैरह पहले जमा करनी होती है, फिर नंबर आता है, फिर ओपीडी में देखता है। ओपीडी में देखने के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि इसको एडमिट करना है या ओपीडी से ही ट्रीटमेंट दे करके घर भेज देना है। इज दैट क्लियर? तो जस्ट सपोज एक गरीब व्यक्ति आता है, उसका बच्चा बीमार होता है, उसे पता चलता है कि डॉक्टर डीडी शर्मा इज द बेस्ट। और आम तौर पर चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो या कितना भी पैसे वाला हो, जब बात बच्चे की आती है तो बच्चे के मामले में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है, राइट। उस समय वो क्या करता है, चाहे वो कहीं से भी प्रबंध करे, बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए तो जाएगा ही, ट्रीटमेंट भी करवाएगा। समझ में आ रहा है?
तो वो गरीब व्यक्ति आकांक्षा से मिलता है, क्योंकि आकांक्षा डॉक्टर डी शर्मा की क्या है, असिस्टेंट है या उनकी जो है फी कलेक्टर है। अब वो आकर के मिलता है और कहता है कि मैडम हमारे बेटे को ये प्रॉब्लम है और चूंकि आप बताइए इसका हम कैसे करें, और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तो आकांक्षा के ने कहा चूंकि आप बेहद गरीब हैं, चूंकि आप बेहद गरीब हैं, तो यहां पर अगर इलाज करना है तो यहां पर तो हमारे डॉक्टर साहब की जो फीस है वो कितनी है, 5 लाख रुपए है। राइट, क्या है, 5 लाख रुपए है। और वो कह रहा है लेकिन मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, 5 लाख रुपए मैं कहां से मैनेज करूंगा। राइट, लेकिन चूंकि बच्चे की लाइफ की बात है तो हम चाहे घर बेचना पड़े या जमीन बेचनी पड़े या हम जो भी प्रॉपर्टी है कुछ उसको मैनेज करके बच्चे का ट्रीटमेंट तो करवाना ही है। अब डी शर्मा के इक्विवेलेंट एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश कुमार मान लीजिए, ठीक है। अब डॉक्टर राजेश कुमार भी इक्विवेलेंट है, इक्वल एजुकेशन है, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर डी शर्मा कर सकते हैं वही ट्रीटमेंट डॉक्टर राजेश कुमार भी कर सकते हैं। लेकिन सेम ट्रीटमेंट के मामले में डॉक्टर राजेश कुमार के पास जाया जाए तो वो 1.5 लाख रुपए तक में इस ट्रीटमेंट को कर देंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डॉक्टर डी शर्मा कर दिया जिसका जो है फीस क्या है, 5 लाख रुपए है किसी ट्रीटमेंट की। राइट, और दूसरी तरफ हमने डॉक्टर राजेश लिखा, राजेश कुमार, सेम ट्रीटमेंट की ये फीस ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर। ये दोनों डॉक्टर्स को आप कंपैरेटिवली अगर देखें तो बोथ हैव सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस एंड इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों ही एक मामले में क्या है, समकक्ष है। इज दैट क्लियर। अब वो जो गरीब व्यक्ति आया उसको इन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, हमारे यहाँ अगर इलाज करवाओगे, क्योंकि इनकी कुछ अपने व्यक्तिगत, जो हमने कहा नहीं, मोरालिटी जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। राइट, और जबकि एथिक्स होते हैं वो सोशल होता है और सामाजिक दुनिया से उसका संबंध होता है। राइट, मीन्स सोशल लीगल इसका जो है संबंध होता है। क्लियर, ध्यान दीजिए, मेरी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझना है। अब इनका जो है मोरालिटी ये कहती है, नैतिकता ये कहती है कि मैं इस व्यक्ति की, इस गरीब व्यक्ति की बच्चे के भविष्य का सवाल है, बच्चे के जीवन का सवाल है, तो क्यों ना हम डॉक्टर राजेश कुमार के लिए सजेस्ट कर दें जहां इसका सस्ते में इलाज हो जाए। ये क्या है, ये इनकी मोरालिटी है। राइट, लेकिन जैसे ही ये मोरालिटी, अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नैतिक जिम्मेदारी का जैसे ही ये पालन करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही क्या इनका होता है, इनके जो एथिक्स हैं वो जो है क्या होते हैं, उनका वायलेशन होता है। एथिक्स का वायलेशन हो रहा है कब, जैसे ही ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को जैसे ही फुलफिल करते हैं, तो वैसे ही एथिक्स का वायलेंस हो रहा है। और वो वायलेंस कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ आकांक्षा चौहान इज असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर डी शर्मा एंड शी इज और दिस इज एम्प्लॉय ऑफ डॉक्टर डी शर्मा। ये डॉक्टर डी शर्मा की एम्प्लॉय है और डॉक्टर डी शर्मा इनको क्या देते हैं,
वेतन देते हैं। और वेतन किस बात का देते हैं कि अगर कोई आपसे जो है एडवाइस ले, राइट, अगर कोई आपसे एडवाइस ले, कोई आपसे सलाह ले, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप उस हॉस्पिटल को प्रेफर करोगे जिस हॉस्पिटल में आप नौकरी करते हो। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। ये आपकी क्या है? जिम्मेदारी है। ये आपकी उस हॉस्पिटल के प्रति ड्यूटी भी है, कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा जिसको कहते हैं। आपकी सत्य निष्ठा कब है बरकरार? जब आप जिस हॉस्पिटल में या जिसके भी आप एम्प्लॉय हो उसके लिए जब आप काम करो। तो अगर आपने इससे ये कहा होता उस गरीब व्यक्ति से कि भाई डीडी शर्मा इज द बेस्ट, इस मामले में डीडी शर्मा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने मोरल वैल्यूज को बनाए रखने के लिए, अपनी नैतिकता को बचाए रखने के लिए आपने एथिक्स का वायलेशन करते हुए क्या किया? डॉक्टर डीडी शर्मा का अल्टरनेटिव दे दिया, आपने विकल्प दे दिया डॉक्टर राजेश कुमार के रूप, जिससे क्या हुआ? आपकी सत्य निष्ठा खतरे में आ गई, राइट। आपकी मोरलिटी तो बच गई, नैतिकता बच गई, लेकिन आपकी सत्य निष्ठा खतरे में आ गई। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जब कभी इस बात को समझना है कि अगर किसी की मोरलिटी का हनन होता है तो वो व्यक्ति स्वयं में आत्मग्लानि तो होती है उसको, मीन्स जिसको कह सकते हैं पश्चाताप, अफसोस होगा उसे कि यार मैंने इसको ये सलाह नहीं दी। और अगर आप मोरलिटी से परे जाते हैं तो मोरलिटी का अगर आप निर्वहन नहीं करते हैं तो दैट इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस, ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है। कब नहीं है? अगर आप नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको पनिश नहीं होगा। लेकिन अगर आप एथिक्स का, नीति शास्त्र का, सत्यनिष्ठा का उल्लंघन करते हैं तो क्या है? ये एक दंडनीय अपराध है। रीजन बिहाइंड, अगर डॉक्टर डीडी शर्मा को पता चल जाए कि उनके यहाँ जो पेशेंट 5 लाख रुपए देने वाला था, उस पेशेंट का ऑपरेशन आपने 1.5 लाख रुपए में किसी राजेश कुमार के यहाँ करवा दिया है, तो क्या वो जो है डीडी शर्मा आपको बख्श देंगे? वो क्या कहेंगे कि यू आर सस्पेंडेड, आप हमारी जो है ईमानदार नहीं हो अपने काम के प्रति, राइट। ये चीज समझ में आ गई। अब समस्या यहाँ पर ये होती है हमेशा कि जब एथिक्स और मोरालिटी में बेसिकली अंतर समझ में आ रहा होगा, या जस्ट सपोज कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए हमने यहाँ पे चर्चित कुमार को एक एग्जाम्पल्स के तौर पर सेट किया, और एग्जाम्पल्स चर्चित कुमार एक एडवोकेट है, राइट। तो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ये जो है, अगर मान लीजिए किसी अभियुक्त के डिफेंस लॉयर का मतलब उसके अधिवक्ता है, किसकी तरफ से लड़ रहे हैं केस? ये लड़ रहे हैं अभियुक्त की तरफ से, आरोपी की तरफ से, राइट। अब इन्होंने उस आरोपी को बुलाया। जब हम कभी कोई लॉयर हायर करते हैं या तो लॉयर हमसे सवाल पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये जो आरोप आप पर लगा है, क्या ये आरोप सही है या आपको झूठ मूठ में फंसाया गया है, राइट। अब इन्होंने कहा कि वकील साहब मुझे तो झूठ फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। तो देखिए, अगर आप ये कह देते कि नहीं वकील साहब हमने अपराध किया है, जो आरोप मुझ पर लगा है वो सही है, लेकिन आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपको भरपूर फीस दूंगा, तब भी वो आपका केस लड़ेगा। और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मीन्स उसके अपना जो व्यवसाय है एडवोकेसी का, उसके तहत तो चाहे आप अपराधी ही सही, वो फीस लेकर के आपको बचाना उसकी क्या है?
नैतिक जिम्मेदारी है, राइट। उसके एथिक्स भी उसके लिए यही अलाउ करते हैं। लेकिन जब उस समय वो उसकी एथिक्स है, उसकी सत्यनिष्ठा किसके प्रति है? अपने क्लाइंट की तरफ है। उसकी सत्यनिष्ठा एथिक्स क्या है? अपने क्लाइंट की तरफ है। बट कहीं उसकी मोरल वैल्यू जाग उठे, मोरालिटी जाग उठी। उसने कहा यार अपराधी तो है, अगर मैं इसको बचा लूंगा तो फीस तो हमने ले ली है, बचाऊंगा तो ठीक है, लेकिन इसको बचाने के बाद मेरे मन में एक कष्ट रहेगा कि मैंने एक ऐसे अपराधी को बचाया। कई बार लोगों के मन में ये बात आ जाती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं चाहूं तो इसको बचा सकता हूं, और मेरे पास है ऐसे 2-3 मुद्दे, 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट को अगर मैं दूसरे लॉयर से या गवर्नमेंट के लॉयर से अगर मैं सवाल करूंगा, या खुद जो है जिन्होंने आरोप लगाया है विपक्षियों पर या वादी गणों पर, अगर मैं ये सवाल करूंगा तो वो घेरे में आ जाएंगे और मेरा क्लाइंट बच जाएगा। बट उसने सोचा चूंकि इसने एक बड़ा अपराध किया है और अगर आज मैंने इसको बचाया तो इससे भी बड़ा अपराध करेगा, तो इसलिए मैं उन सवालों को नहीं करता जिन सवालों से ये बच सकता है। मैं इसका केस लड़ूंगा, भरपूर लड़ूंगा, न्यायालय की समझ में आ जाए देन वेल एंड गुड। तो वो आपकी तरफ से पूरी दलीलें देता है, 100 दलील देता है, लेकिन कोई एक ऐसी दलील है जिस पर वो तुम्हें बचा सकता था, लेकिन वहीं पर वो डिबेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके मोरल वैल्यू आगे आ रहे हैं, राइट। जबकि वहां पर उसकी एथिक्स क्या कह रहे हैं? उसकी सत्यनिष्ठा ये कह रही है कि चाहे आपने आतंकी का केस लिया है, अगर फीस ली है तो आपकी सत्यनिष्ठा है अपने क्लाइंट की तरफ, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको सपोर्ट करता है, आपके आचरण को सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स आपको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे कि एथिक्स क्या है। एथिक्स एक एक्सटर्नल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल जो एक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर का जो विषय वस्तु है वो सब्जेक्टिव है। वो क्या है? मोरालिटी है, या इसको हम कह सकते हैं एथिक्स इफ देयर एथिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव, then morality is objective of that ethics. Is that clear? तो ethics और morality में अंतर समझ में आया होगा। तो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स को समझाने के पीछे ये जो तो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप एथिक्स का अनुपालन नहीं करते हैं, सत्यनिष्ठा का अनुपालन नहीं करते हैं, तो क्या है? सत्यनिष्ठा का अनुपालन ना करने की स्थिति में, कंप्लायंसेस ना करने की स्थिति में क्या कर रहे हैं आप? दंड के भागीदार हो रहे हैं, मींस पनिशेबल ऑफेंस है, और उसके लिए अगर आपको पनिशमेंट मिल भी जाए, पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो गलत नहीं होगा। अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में बार बार एक बात कही कि भाई एथिक्स के ग्राउंड पर जो है कई बार जुडिशरी भी विचार कर लेती है कि भाई हमें अपनी कई बार जो है ये बात बोली हमने कि जो चीज लीगली सही है ये जरूरी नहीं है कि एथिकली भी सही हो। तो वहां पर एथिकली का मतलब हम दूसरा निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम और इन डेप्थ जाते हैं नीति शास्त्र में, तब हम कहते हैं नहीं, हम एथिकली तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, राइट। हम क्या नहीं कर सकते? हमें को क्या राइट है कुछ गलत करने का? मोरालिटी को अगर हाई रखने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो मोरालिटी में जो है क्या है? वो दंडनीय नहीं है, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर अगर हमारे मान लीजिए मोरल वैल्यू है, मोरालिटी हमारी ये कहती है कि भाई इस व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए, राइट।
लेकिन चूंकि ड्यू टू एथिक्स हमारी सत्य निष्ठा आड़े आ रही है, और सत्य निष्ठा ये कहती है कि अगर हमने व्यक्तिगत अपने मोरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट देता हूं तो हमारी सत्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो आपने क्या किया, सत्य निष्ठा को बचाए रखा और मोरल वैल्यू को डाउन किया। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सिर्फ आपको पश्चाताप होगा कि काश मैंने आज जो है अपने एथिक्स, अपने सत्य निष्ठा को साइड में रख करके सिर्फ अपने मोरल्स को अगर सपोर्ट किया होता, मोरल ड्यूटीज को सपोर्ट किया होता, तो शायद मैं किसी की मदद कर पाता। इज दैट क्लियर? तो एथिक्स और मोरालिटी में अंतर मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल देखिए। जब भी कोई पर्चा दिखे इसका एथिक्स का, तो उसमें 1 या 2 एग्जाम्पल्स जरूर दें ताकि आपको समझ में आए, एग्जामिनर्स को समझ में आ जाए बेसिकली कि आपकी इस विषय पर ठीक पकड़ है, आप शब्दों के जो मीन्स वर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जब आप इन डेप्थ डिफाइन करेंगे तो जो इन्विजिलेटर्स है, जो इन्वेस्टिगेटर्स है, जो कॉपी चेकर्स है, वो जो चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, स्टूडेंट्स की समझ में आ जाती है कि स्टूडेंट की सोच क्या है, स्टूडेंट की समझ क्या है, वो आपको अपनी इन एग्जाम्पल्स के साथ दर्शानी है। तो बेसिकली पर्चा कैसे लिखना है ये तो आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर चलन में आते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, एथिक्स एंड मोरालिटी, लाइक दैट। तो एथिक्स के साथ साथ, एथिक्स एंड मोरालिटी के साथ साथ हम आपकी जो नेक्स्ट सेशन लेंगे सिंपैथी और एम्पैथी पर भी लेंगे। अब देखा जाए तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का ही क्या है, बोथ द वर्ड हैव सेम मीनिंग, राइट। लेकिन हमने जैसा कि अभी बताया, जैसे फेथ और बिलीफ सेम नहीं हो सकते हैं, सेम सिंपैथी एंड एम्पैथी नेवर कैन बी सेम, दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग आंसर। मीन्स जब कभी भी हम आंसर लिखें तो हमें वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को क्या होगा, समझना होगा। इज दैट क्लियर? अब यहीं पर इसके हम सोर्सेस की अगर हम बात कर लें, राइट, कि अगर हम ये जो वर्ड्स हैं इसके सोर्सेस क्या हैं, आखिर स्रोत क्या है, ये दोनों वर्ड्स हमें ये शक्तियां कहां से मिलती हैं, इसको भी तो हमें समझना जरूरी है। तो अगर हम इसकी बात करें, सोर्सेस ऑफ एथिक्स, ठीक है, तो ये हमको इसके सोर्स क्या क्या है, ये हम एथिक्स से, सत्यनिष्ठा या मोरालिटी कहां से सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम सबसे छोटी यूनिट से जाएं तो हम सीखते हैं अपनी फैमिली से, मीन्स परिवार से, राइट। फिर हम क्या करते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस समाज से सीखते हैं, राइट। तो सोसाइटी से भी हमें एथिक्स सीखने को मिलते हैं, या हमें ये सोर्स है हमारा, राइट। और थर्ड अगर हम जाएं तो हम किससे सीखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स संविधान से भी हमारा इसका एक स्रोत है। और अगर हम फर्दर और जाएं तो हम रिलीजन से सीखते हैं, रिलीजन्स का मतलब धर्म से, राइट, क्योंकि धर्म भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब अगर जैसे मान लीजिए हमारे एथिक्स ये कहते हैं, अब यहाँ पे हम परिवार, समाज, संविधान और रिलीजन, धर्म की बात करें तो जैसे कि हमारा संविधान कभी कुछ कहता है यहाँ पर, और कई मामले में समाज और परिवार कुछ और कहते हैं। तो संविधान
समाज और परिवार में की मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके अपने अपने एथिक्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, राइट। अब जैसे कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, वी ऑल आर सोशल बीइंग, हम सभी जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और वी फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, हम समाज के नियमों का अनुपालन करते हैं। इज दैट क्लियर? मीन्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर सोशल बीइंग, एक मानव होने के नाते हम सभी क्या है, सामाजिक प्राणी हैं, एंड वी ऑल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, हम सभी को सोसाइटी के नियमों का अनुपालन करना होता है, सोसाइटी के नियमों के अनुसार, समाज के अनुसार हमको क्या होता है, अपना चाल चलन बनाए रखना होता है, चलना होता है, राइट। अब देखिए, आप मान लीजिए जैसे यहां पर, जैसे हमारे समाज में एक सिस्टम, क्या, जाति प्रथा, जाति प्रथा किसका है, पार्ट है, समाज का ही तो पार्ट है, लॉ का तो पार्ट नहीं है। लॉ तो क्या कहता है, ऑल आर इक्वल, लॉ क्या कहता है, ऑल आर इक्वल। तो वो लॉ के एथिक्स हैं कि लॉ के समक्ष सभी एक समान है, लेकिन समाज के लिए क्या है, समाज के लिए ऑल आर नॉट इक्वल, सभी एक समान नहीं है, क्योंकि समाज जो है किसमें बटा है, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, और हर वर्ग हर जाति की कुछ अलग अलग अवधारणाएं हैं, कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हमारा समाज कहता है कि अंतर जातीय विवाह स्वीकार्य नहीं है, मीन्स इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेबल, इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज द, तो ये हमारी सोसाइटी की क्या है, आस्था है, विश्वास है, मान्यता है। उसी जगह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ऑल आर इक्वल, सभी एक समान है, राइट। और ये कहता है कि इफ देयर एनी टू एडल्ट, इफ देयर एनी टू एडल्ट्स meet with heart and soul and they continue in relationship husband and wife, then they can do that, तो वो ये कर सकते हैं। अब वो यहां पर ये कास्ट और कस्टम की बात नहीं कर रहा है, ये टू एडल्ट्स की बात कर सकता है। और वो क्या है, जैसे कि कानून के समक्ष अगर कोई यादव जी चले जाए और ये कहें कि भाई हमें तो इन पंडित जी की लड़की से प्यार हो गया है, पंडित जी, कानून क्या कहता है, क्या पंडित जी की लड़की भी प्यार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती उस पर हावी हो रहे हो। और उस लड़की ने अगर यस कर दिया कि नहीं नहीं हम तो अपनी मर्जी से इनके साथ आए हैं, अपनी मर्जी से इनके साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो कानून उसे इजाजत दे देता है। तो ये लॉ के एथिक्स हैं, राइट। लेकिन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कि हमारे समाज में समलैंगिक, जो समलैंगिक का मतलब समझते हो, सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकता है, मीन्स लड़की लड़की से मैरिज नहीं कर सकती है और लड़का किसी लड़के से मैरिज नहीं कर सकता है। दिस इज द फेथ ऑफ और इंडियन, और ये हमारे भारत के लोगों का विश्वास है, क्योंकि भारत का ना तो समाज स्वीकार करता है और कई बार हमारे देश का कानून भी स्वीकार नहीं करता है। अगर हम इस चीज को तोड़ेंगे, इस सत्यनिष्ठा को, इस एथिक्स को तोड़ेंगे, तो दैट वुड बी पनिशेबल ऑफेंस, वो एक दंडनीय अपराध होगा। इज दैट क्लियर? सेम परिवार की बात है, तो हम एथिक्स जो है, अब मेरे ख्याल से अब तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा
कि अब देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई अगर जीवन जीना चाहता है उसकी मोरालिटी उसको अलाउ करती है कि नहीं यार वो तो मुझे जो है इस लड़की के साथ शादी करके रहना है तो वो रह सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि कहीं पर लीगल सपोर्ट कुछ हमें मिल जाता है और कुछ मामलों में हमें लीगल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मोरालिटी को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत मतलब ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विषय वस्तु है, जबकि एथिक्स क्या है? सोशल है, पॉलिटिकल है और लीगल है। जिसके सोर्सेस क्या है? परिवार है। हम परिवार से जो है क्या मिलता है हमें? यहाँ से हमें सत्य निष्ठा मिलती है, मीन्स सच बोलना, सच का आचरण करना। ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? ये परिवार से सीखते हैं, राइट? सेम सोसाइटी, समाज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और रिलीजन मीन्स धर्म भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आई थिंक एथिक्स वर्सेस मोरालिटी ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब जब अगर बात करें कि एथिक्स और मोरालिटी में लोग अक्सर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, इसको भी बहुत थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने कहा था क्योंकि एथिक्स है ब्रॉड मीनिंग, एथिक्स का जो मीनिंग है वो ब्रॉड है, जबकि मोरालिटी इसका जो मीनिंग है काफी कंजर्वेटिव है, नैरो, राइट? क्योंकि एथिक्स के अंदर की ही बात है मोरालिटी, राइट? तो इसको जैसे कि आप लोग कभी लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम पढ़ते होंगे, कभी रीजनिंग में पढ़ा हो किसी में, तो उसके माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हमने लिखा कि एक तरफ लिख दिया प्रोफेशन, राइट? एक तरफ हमने लिख दिया गर्ल और मेन, मैन या बॉय, मैन, राइट? अब देखिए अगर हम इसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझें तो कैसे समझ सकते हैं? हमने लिखा गर्ल और मैन, ये दोनों का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये गर्ल का हो गया और ये क्या हो गया? मैन का हो गया। ये हो गई आपकी गर्ल और ये हो गया आपका मैन, राइट? अब बच क्या गया? प्रोफेसर। तो क्या सारी लड़कियां प्रोफेसर हो सकती हैं? वेदर ऑल द गर्ल्स कुड बी प्रोफेसर, क्या सारी लड़कियां प्रोफेसर हो सकती हैं? ये क्वेश्चन मार्क्स है हमारा। वेदर ऑल द गर्ल्स कुड बी प्रोफेसर, क्या सभी लड़कियां प्रोफेसर हो सकती हैं? आंसर नो, आंसर वुड बी नो। ऑल द गर्ल नेवर कुड बी प्रोफेसर, सभी लड़कियां प्रोफेसर नहीं हो सकती हैं, बल्कि बट फ्यू गर्ल्स कुड बी प्रोफेसर। इज दैट क्लियर? सेम मैन, अब इनको देखिए रिलेट कर दीजिए, को रिलेट कीजिए प्रोफेसर वर्ड को। ऑल द मैन, वेदर ऑल द मैन कुड बी प्रोफेसर? नो। फ्यू मैन कुड बी प्रोफेसर। तो हमने यहां से कुछ पार्ट ले लिया मेन का और कुछ पार्ट ले लिया गर्ल, राइट? इसका मतलब है कि ये जो बीच का स्पेस बच गया, राइट? ये बीच के स्पेस को अगर आप गौर से देखें तो ये बीच का स्पेस क्या कह रहा है कि फ्यू, और ये पार्ट देखिए तो ये क्या कह रहा है? ये फ्यू कह रहा है। फ्यू मतलब
कुछ ही, और यहां भी ये फ्यू को शो कर रहा है, राइट। इसका मतलब है फ्यू गर्ल मे बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फ्यू मेन कुड बी और मे बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जबकि रेस्ट ऑफ द गर्ल एंड मेन में भी डिफरेंट प्रोफेशन, राइट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि कुछ ही लड़के, कुछ ही लड़कियां यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हो सकती हैं, सारे कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर इस वर्ड को समझाने के पीछे क्या उद्देश्य था हमारा, इस वर्ड को एथिक्स और मोरालिटी को समझाने का ये भी एक प्रयास था कि एथिक्स मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज मोरल हो वो एथिकल हो। हाँ, कुछ मामलों में जो मोरल होगा वो एथिकल हो सकता है, कुछ मामलों में जो चीज एथिकल है वो मोरल हो सकती है, कुछ मामलों में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि फेथ और बिलीफ बोथ आर सिनोनिम्स टू वन अनदर, राइट, टू ईच अदर, दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट हमने ये भी बताया कि किसी भी वर्ड का कंप्लीट सिनोनिमिटी नहीं होती है, इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी होती है। मतलब कुछ पर्याय होता है लेकिन पूर्ण पर्याय कभी भी किसी भी वर्ड का नहीं होता है। बेसिकली यही हम समझाना चाह रहे थे। इसी के साथ हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।